वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ इनहेरिटेड लिवर डिजीज़। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट हीमोक्रोमेटोसिस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विल्सन डिजीज़ एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ विल्सन डिजीज़। तो विल्सन डिजीज़ जो होता है वो बेसिकली एक डिजीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू कॉपर मेटाबॉलिज्म। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इन विल्सन डिजीज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल कॉपर मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो भी डाइटरी कॉपर हम लेते हैं वो मेनली स्मॉल इंटेस्टीन में अब्जॉर्ब होता है और वहाँ से अब्जॉर्ब होकर फिर वो पोर्टल वेन में जाता है और पोर्टल वेन के थ्रू वो लिवर में जाएगा। ठीक है, लिवर में जो भी हिपेटोसाइट्स हैं वो उस कॉपर को अपटेक करेंगे और हिपेटोसाइट्स के अंदर एक ट्रांसपोर्टर मिलता है जिसको बोलते हैं ATP7B ट्रांसपोर्टर। ATP7B क्या करता है कि इस कॉपर को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करता है एपोसेरुलोप्लाज्मिन में और सेरुलोप्लाज्मिन बनाता है। ये सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है ये हमारे ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाता है और जो एक्सेस कॉपर है जो कि इस एपोसेरुलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा उसको ATP7B जो होता है वो लाइसोसोम्स में सिक्वेस्टर करके बाइल में रिलीज़ करवा देते हैं। ठीक है, तो जो कॉपर बाइल में रिलीज़ हुआ था वो इवेंचुअली फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये नॉर्मली होता है। ठीक है, अब विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है ATP7B जीन में। ठीक है, अब इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि ATP7B ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से दो चीज़ें होंगी, एक तो एपोसेरुलोप्लाज्मिन में कॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं होगा और दूसरा कॉपर का बाइल में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, विच विल रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इनसाइड द हिपेटोसाइट्स। और कॉपर एक्यूमुलेट होते होते जब हिपेटोसाइट्स के अंदर बहुत एक्सेस में कॉपर हो जाता है तो वो हिपेटोसाइट्स की इंजरी कॉज करवाने लगता है। तो कैसे कॉपर हिपेटोसाइट इंजरी कॉज करवाएगा? पहले तो ये क्या करता है, फेंटन रिएक्शन करवा के फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएगा। तो ये जो इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है इसकी वजह से हिपेटोसाइट इंजरी होगी। दूसरा, कॉपर जो होता है वो सेलुलर प्रोटीन्स के सल्फ हाइड्रिल ग्रुप से बाइंड करता है और हिपेटोसाइट इंजरी कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड तीसरा ये क्या करता है, हेपेटिक मेटालोएंजाइम्स से जो दूसरे मेटल्स होते हैं उनको रिप्लेस करके अगेन हिपेटोसाइट इंजरी कॉज करवाता है। अब जब हिपेटोसाइट्स की इंजरी होती है ना तो हिपेटोसाइट्स के अंदर जो भी फ्री फॉर्म में कॉपर है, जो नॉन सेरुलोप्लाज्मिन बाउंड कॉपर है, वो ब्लड में स्पिल आउट हो जाता है और ब्लड के थ्रू फिर ये जाके वेरियस ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा और पर्टिकुलरली जो होता है हमारे कॉर्निया में और बेसल गैंग्लिया ऑफ ब्रेन में एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ब्लड में जो कॉपर का लेवल है वो हाई है, इसकी वजह से यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर भी ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तो बेसिकली 3 मेन ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होंगे विल्सन डिजीज़ में वो है हमारा लिवर, दूसरा है कॉर्निया ऑफ आई और तीसरा है हमारा बेसल गैंग्लिया ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो लिवर में क्या होता है, हिपेटोसाइट्स के अंदर कॉपर एक्यूमुलेट होने की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लाइक सिम्टम्स आएंगे और एंड देयर विल बी स्टीएटोसिस, स्टीएटोहेपेटाइटिस एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। दूसरा, ब्रेन में ऐसे ही कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, उसकी वजह से ब्रेन की एट्रोफी देखने के लिए मिलेगी एंड पर्टिकुलरली इसमें बेसल गैंग्लिया का इन्वॉल्वमेंट होगा। और तीसरा, कॉपर जो होता है वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन ऑफ लिम्बस ऑफ कॉर्निया में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से ग्रीन टू ब्राउन केसल फ्लिशर रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, तो जो भी सिम्टम्स होते हैं ना दे स्टार्ट अपीयरिंग एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स और ऑन एवरेज ये आता है 11 ईयर्स की एज में सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होंगे। और जो भी क्लिनिकल फीचर्स होंगे उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक देयर विल बी सम हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस लाइक जॉन्डिस, हिपेटोमेगैली, कोगुलोपैथी एंड सिरोसिस। फिर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस विच कैन be in form of movement disorders like chorea, athetosis, tremors and poor coordination, rigid dystonia like spastic dystonia, mask-like facies, rigidity and gait disturbances, and there can be psychiatric symptoms like depression and psychosis. उसके अलावा कॉपर फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है विच कैन डैमेज द RBC मेम्ब्रेन लीडिंग टू हीमोलिटिक एनीमिया। कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिजीज़, तो बेसिकली जो टोटल सीरम कॉपर होता है ना वो रिलायबल नहीं है क्योंकि वो इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। जैसे अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में द सीरम कॉपर कैन बी लोअर। तो क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं, एक तो हम सीरम सेरुलोप्लाज्मिन को टेस्ट कर सकते हैं जो लोअर होगा विल्सन डिजीज़ के पेशेंट्स में। दूसरा, हेपेटिक कॉपर कंटेंट बढ़ा हुआ होगा
और हेपेटिक कॉपर कंटेंट जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव एंड एक्यूरेट टेस्ट होता है विल्सन डिजीज़ के लिए। उसके अलावा यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होगा कॉपर का वो भी बढ़ा हुआ होगा, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर विल्सन डिजीज़। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी कैन ऑल्सो डू द सिक्वेंसिंग ऑफ ATP7B जीन। और लास्ट हम क्या कर सकते हैं, स्लिट एग्जामिनेशन के अंडर केसर फ्लेशर रिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ब्राउन कलर की केसर फ्लेशर रिंग फॉर्म हुई है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन द कॉर्निया। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि कॉपर की चिलेशन थेरेपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप पेनिसिलामीन एंड ट्राइएंटीन। दूसरा हम जिंक बेस्ड थेरेपी दे सकते हैं। जिंक क्या करता है कि डाइटरी कॉपर के अपटेक को ब्लॉक करने का काम करता है। और तीसरा लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत हमें उन पेशेंट्स में पड़ती है जिनमें हेपेटाइटिस है या फिर सिरोसिस है जो कि मैनेज नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट विल्सन डिजीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले समझते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है इट इज़ बेसिकली ए पॉलीपेप्टाइड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटोसाइट्स एंड इट इज़ अ सेरीन प्रोटीज इनहिबिटर। तो होता क्या है कि किसी भी इन्फ्लेमेशन की साइट पे न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट होता है, और ये न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं दे रिलीज सम प्रोटीजेस लाइक न्यूट्रोफिल इलास्टेज, कैथेप्सिन जी एंड प्रोटीनेज 3, और इनको इनहिबिट करने का काम करता है हमारा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में कि लिवर में जो हेपेटोसाइट्स हैं दे विल सिंथेसाइज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा, और फिर ब्लड के थ्रू ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो लंग्स में जाता है और वहाँ पे जाके कोटिंग बनाता है। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का जो कोट होता है हमारे लंग में, ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज है उसकी एक्टिविटी जो है वो एक्सेसिव नहीं हो रही है। ठीक है, और हमारे लंग टिश्यूज़ में जो भी इलास्टिन प्रेजेंट है उनके डैमेज को प्रिवेंट करता है बाय न्यूट्रोफिल इलास्टेज। अब कमिंग टू पैथोजेनेसिस ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम 14 पे प्रेजेंट एक सर्पिना-1 जीन होता है जो कोड करता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के लिए। ठीक है, अब इस जीन के ना बहुत सारे एलीलिक वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है प्रोटीज इनहिबिटर M टाइप, जो कि एक वाइल्ड वेरिएंट है और ये 50% ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की एक्टिविटी के लिए कोड करता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं। जो मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट म्यूटेशन होता है दैट इज प्रोटीज इनहिबिटर Z। ये म्यूटेंट वेरिएंट है और ये 10% ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक्टिविटी के लिए कोड करता है। अब सर्पिना-1 जीन के जो एलील्स होते हैं दे फॉलो द पैटर्न ऑफ कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी मतलब एक एलील जो है ना वो 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस करेगा। तो अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप प्रोटीज इनहिबिटर MM है तो क्या होगा कि एक एलील जो है वो 50% कोड कर रहा है, दूसरा एलील भी 50% एंजाइम एक्टिविटी के लिए कोड कर रहा है, और ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी है 100%, और ये इंडिविजुअल्स है नॉर्मल। ठीक है, वहीं कोई इंडिविजुअल अगर प्रोटीज इनहिबिटर MZ टाइप का है तो M वाला जो होगा वो 50% एक्टिविटी के लिए कोड करेगा और Z वाला जो होगा वो 10% एक्टिविटी के लिए कोड करेगा। ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी जो होगी वो 60% होगी, और क्योंकि 60% एंजाइम एक्टिविटी सफिशिएंट होती है दैट इज़ वाई दीज इंडिविजुअल्स आर एसिम्प्टोमेटिक। प्रॉब्लम होती है PIZZ टाइप के इंडिविजुअल्स में, जिनमें क्या होता है कि ईच एलील विल कोड फॉर 10% ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी विल बी 20%, and 20% of enzyme activity is not sufficient, that is why these individuals are symptomatic। तो समझते हैं कि PIZ एलील अगर होता है जो कि म्यूटेंट एलील है तो बेसिकली क्या होता है, तो PIZ जिस पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है ना उसमें लाइसिन अमीनो एसिड जो 342 पोजीशन पे होती है पॉलीपेप्टाइड की वो ग्लूटामीन से सब्सटीट्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से एक म्यूटेंट पॉलीपेप्टाइड बनता है जिसको बोलते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन Z। अब ये जो म्यूटेंट पॉलीपेप्टाइड है उसकी टेंडेंसी होती है मिसफोल्ड करके एग्रीगेट करने की। ठीक है, नाउ दिस मिसफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड accumulates inside the endoplasmic reticulum of hepatocytes, creating endoplasmic stress response, जिसकी वजह से हेपेटोसाइट्स की इंजरी और एपोप्टोसिस होने लगती है विच विल इवेंचुअली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ लिवर डिजीजेस। एंड वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि मिसफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्योंकि नॉन फंक्शनल है तो ये जब लंग्स में जाएगा तो ये लंग्स में जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज है उसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल इलास्टेज की एक्टिविटी अनचेक्ड होगी और इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द इलास्टिक टिश्यूज ऑफ द लंग कॉजिंग पल्मोनरी एम्फाइसेमा। तो जो भी लंग में पल्मोनरी एम्फाइसेमा का डेवलपमेंट हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है लॉस ऑफ
फंक्शन म्यूटेशन की वजह से, जबकि जो भी लिवर में हमारा मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं वो हो रहे हैं टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो एग्रीगेट हो रहा है. ठीक है. कमिंग टू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तो इसमें क्या होता है ना, हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में हमें राउंड टू ओवल ग्लोबुलर इंक्लूजन्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड दे आर पास पॉजिटिव एंड डायस्टेज रेजिस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्लाइड ऑफ लिवर विच इज़ डाइजेस्टेड विद डायस्टेज, एंड फिर हमने पास स्टेन अप्लाई किया है. तो इसमें हम मेजेंटा कलर के ग्लोबुलर इंक्लूजन्स देख सकते हैं कुछ हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में. अब सबसे पहले क्या होगा कि पेरिफेरल हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्लोबुलर इंक्लूजन्स अपीयर होंगे, फिर जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी सेंट्रल हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में भी हमें ग्लोबुलर इंक्लूजन्स देखने के लिए मिलेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि देयर इज़ नो टाइट कोरिलेशन बिटवीन द सिवियरिटी ऑफ डिजीज एंड नंबर ऑफ ग्लोब्यूल कंटेनिंग हेपेटोसाइट्स. मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा हैं ग्लोबुलर इंक्लूजन्स तो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड दिस इज द डायग्राम शोइंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ डायलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायलेटेशन क्यों हो रखा है, क्योंकि इसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं. आफ्टर दैट कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. तो क्लिनिकल फीचर्स जो भी होंगे वो दो चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो पल्मोनरी एम्फाइसेमा से रिलेटेड होंगे या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर से. तो पल्मोनरी एम्फाइसेमा से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस विल बी लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, म्यूकस प्रोडक्शन एंड क्रॉनिक कफ. एंड सिरोसिस ऑफ लिवर अगर हो रहा है पेशेंट में तो देर विल बी कॉम्प्लिकेशंस लाइक पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड कोगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी. So this is all about inherited liver diseases. Thank you for watching.